Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम BSOG 171 यानी कि भारतीय समाज छवियां एवं वास्तविकताएं, ये जो आपका पेपर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना जो गेस्ट पेपर है इस सब्जेक्ट का वो परचेज नहीं किया है तो वो मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट से shop.hindustanknowledge.com। ओके, आपको वेबसाइट पे जाना है और इधर अपना पेपर कोड सर्च करना है BSOG 173, जो भी है 173 है, I mean 171 है, तो आप उसको भी कर सकते हो। एंड उसका गेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। इसके अलावा आपके जो भी पेपर कोड्स हैं सबके गेस्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। नाउ, भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था पर आपको संक्षेप में लिखना है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के लोग स्वयं अपने विकास और प्रशासन से जुड़े निर्णय लेते हैं। तो गांव में जो भी लोग रहते हैं वो खुद अपने प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। ठीक है, स्वशासन करते हैं वो। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को जड़ों तक पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना है। पंचायती राज के अर्थ को समझें तो पंचायती राज का अर्थ है गांव के स्तर पर चुनी हुई संस्थाओं द्वारा शासन चलाना। यह व्यवस्था ग्रामीण जनता को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देती है। इसके कुछ मुख्य उद्देश्यों को देखेंगे, जैसे कि लोगों को निर्णय लेने का अधिकार देना, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करना। सबसे पहले आपने क्या समझा, इसका अर्थ क्या अर्थ था कि गांव के स्तर पर चुनी हुई संस्थाओं के द्वारा शासन चलाना। उद्देश्य क्या क्या है कि जो जनता, जो गांव के अंदर जो लोग हैं उनके पास निर्णय लेने का अधिकार हो, स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। ठीक है, गांव की समस्या गांव में ही सॉल्व हो जाए। ग्रामीण जो विकास है वो तेज हो और प्रभावी हो, लोकतंत्र मजबूत हो। ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का महत्व रहा है। गांवों में बुजुर्गों की पंचायतें निर्णय लेती थी। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज को औपचारिक रूप से 1957 की बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, समिति का नाम याद कर लेंगे, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों से मिला। इसके बाद 1992 में 73rd संवैधानिक संशोधन लागू हुआ जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 73वें संवैधानिक संशोधन के बारे में, जो कि आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर तीन स्तरीय संरचना की बात कही गई और उसको लागू भी किया गया। सबसे पहले हमारी पंचायत ग्राम पंचायत होती है जो स्थानीय लोगों के द्वारा चुनी जाती है और इसके प्रमुख को हम कहते हैं सरपंच। यह गांव के विकास, सफाई, पेयजल, सड़कों और आवश्यक सेवाओं का ध्यान रखते हैं। फिर आपकी पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पे आता है, तो इसे समिति या जनपद पंचायत भी कहते हैं। यह कई ग्राम पंचायतों का समूह होता है। ठीक है, तो कई सारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक पंचायत समिति को बनाती हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, कृषि आदि योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती हैं। फिर आपकी जिला परिषद आती है, तो यह सर्वोच्च पंचायत संस्था है। जिला परिषद पूरे जिले की योजनाओं को तैयार करती है और पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करती है। अब हम यहाँ पे 73वें संविधान के संशोधन की प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हमारा 73rd संवैधानिक संशोधन हुआ, ठीक है, तो पंचायतों को इससे संवैधानिक दर्जा मिला। सभी राज्यों में 3 स्तरीय व्यवस्था अनिवार्य बनाई गई कि जो भी राज्य हैं वहाँ पे 3 लेवल पे पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, उसको क्या किया गया, अनिवार्य किया गया। हर 5 वर्ष में नियमित जो चुनाव हैं वो अवश्य होने चाहिए। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो भी इसके अंदर किया गया था। ठीक है, तो जो भी आपके मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं आपको याद कर लेनी है। पंचायतों को आर्थिक अधिकार और निधि प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया। पंचायती राज से क्या लाभ हुए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र मजबूत हुआ। इसकी वजह से गाँव में क्या मजबूत हुआ गाइस, गांव में लोकतंत्र मजबूत हुआ। स्थानीय समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। अब विकास कार्य ज़्यादा बेटर और उपयोगी हो पाते हैं। महिलाओं और पिछड़े जो वर्ग हैं
वो भी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। गांव के लोगों में जिम्मेदारी और जागरूकता इससे बढ़ती है। फिर हम निष्कर्ष में बता देंगे कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण विकास की रीढ़ है। यह व्यवस्था लोगों को खुद के विकास में भागीदार बनाती है और स्थानीय प्रशासन को भी सुचारू रूप से चलाती है। 73वें संशोधन ने इसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया और आज पंचायती राज केवल लोकतंत्र को मजबूत नहीं बना रहा बल्कि ग्रामीण भारत को भी आत्मनिर्भर बनने में हेल्प कर रहा है। तो लोकतंत्र और ग्रामीण भारत ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। भारतीय औपनिवेशिक काल के दौरान के नगरीकरण पर आपको एक नोट लिखना है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया काफ़ी बदल गई। इस समय शहरों का विकास भारतीय ज़रूरतों की बजाय, अब देखो अंग्रेज़ों के टाइम पे नगरीकरण तो हुआ, ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे हमने नगरीकरण तो देखा, लेकिन उन्होंने हमारी ज़रूरतों को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी ज़रूरतों को, ठीक है, औपनिवेशिक प्रशासन जो है उन्होंने अपने ज़रूरतों के हिसाब से क्या किया, विकास करवाया। इस वजह से भारत का शहरी विकास असंतुलित और सीमित रह गया। औपनिवेशिक प्रशासन और नए शहरों के विकास को समझेंगे कि कैसे जो प्रशासन है, तो ब्रिटिशों ने अपने शासन को चलाने के लिए कई नए प्रशासनिक और सैन्य केंद्रों का विकास किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इन तीनों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंसी शहर नाम दिया और इनके विकास में भारी भरकम पैसा इन्होंने खर्च किया। सबसे महत्वपूर्ण कोलकाता, मुंबई, चेन्नई थे। इन्हीं शहरों में औपनिवेशिक सरकार ने मुख्य दफ्तर, बंदरगाह, अदालतें, यूरोपीय बस्तियां तक यहाँ पे बसा ली थी। इन बड़े शहरों के अलावा कई छोटे शहर भी प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जैसे इलाहाबाद, नागपुर, पटना। ये सब इन शहरों का स्वरूप मुख्य रूप से यूरोपीय शैली में तैयार किया गया था। तो ये आपके यूरोपीय शैली के हो गए शहर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो नगर, जो आपके शहर थे, उनका विकास किस तरीके से हुआ, उस पर आपको एक नोट लिखना था। तो आपने पहले बता देना है कि कौन कौन से नए शहरों का उन्होंने विकास किया। बंदरगाहों और रेल मार्ग कितने इंपॉर्टेंट थे, तो ब्रिटिश शासन में भारत के बंदरगाह शहर सबसे तेजी से विकसित हुए। इसका कारण था भारत से कच्चा माल यूरोप भेजना और यूरोप के बने माल को भारत में बेचना। मुंबई से कपास का निर्यात, कोलकाता से जूट का, चेन्नई में कपास और चाय, ये महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। इसी तरह 19वीं शताब्दी में बिछाई गई रेलवे लाइन ने इन बंदरगाहों को भीतरी इलाकों से जोड़ दिया और रेलवे के कारण कई स्टेशन कस्बे शहरों में बदल गए, जैसे झांसी, कानपुर, वर्धा। तो रेलवेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही साथ जो हमारे बंदरगाह थे उन्होंने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि वहाँ से कच्चा माल वो यूरोप में भेजा करते थे। तो ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियों ने भारतीय पारंपरिक उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। जो हमारे पुराने उद्योग हुआ करते थे, जो हमें आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायता करते, उसे इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प लगभग समाप्त हो गए। इसके बावजूद ब्रिटिशों ने कुछ आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा दिया, जैसे कि जूट मिल, कपड़ा मिल, लौह इस्पात उद्योग आदि। इन औद्योगिक केंद्रों के पास मजदूरों के रहने के लिए झुग्गी झोपड़ियां तेजी से बढ़ने लगी। इससे नया औद्योगिक नगरीकरण पैदा हुआ। ठीक है, शहरों का हमें दोहरा स्वरूप देखने के लिए मिलता है। तो सिविल लाइंस बना दिए, तो अंग्रेज अधिकारी और जहाँ सैनिक रहते थे उन्हें जो साफ सुथरा नियोजित होता था, आज भी हम देखते हैं कि सिविल लाइंस आज भी हमें नियोजित ही देखने के लिए मिलता है। और बाकी जो देशी मोहल्ले जहाँ आम जनता रहती है, अगर दिल्ली में देखें तो फ़र्क है बहुत, ठीक है, वैसे ही उस टाइम पे भी था। उद्योगों और प्रशासनिक गतिविधियों के कारण शहरों की जनसंख्या बढ़ी, पर योजनाबद्ध विकास हमें नहीं देखने के लिए मिलता। योजनाबद्ध विकास हमें क्यों नहीं देखने के लिए मिलता, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। तो देखो, गंदी जो बस्तियां थी वो बढ़ गई थी, पानी, साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, भीड़ भाड़, बीमारियां, धन और सुविधा का असमान बंटवारा था, ये सारे इश्यूज थे। और औपनिवेशिक काल के अंतिम समय में शहर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बने। कोलकाता, मुंबई, लाहौर, दिल्ली जैसे शहरों में सभाएं, रैली और आंदोलन हुआ करते थे। यही शहर भारत में आधुनिक शिक्षा, प्रेस और सामाजिक सुधार के आंदोलनों के केंद्र भी बने। तो विभिन्न विभिन्न शहरों के बारे में आपको बताया गया है कि कौन से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए थे, कौन से जनसंख्या वृद्धि के लिए थे। एंड निष्कर्ष में हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में भारत का नगरीकरण तेजी से बढ़ा, लेकिन यह भारतीय समाज के संतुलित विकास पर आधारित नहीं था। यह मुख्यतः किस पे था?
ब्रिटिश के व्यापार, प्रशासन और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसलिए हमें शहरों में असमानता, अव्यवस्थित विस्तार और सामाजिक समस्याएं बढ़ी हुई दिखती हैं। फिर भी इसी दौर में आधुनिक उद्योग, परिवहन और नगर संरचना की नींव भी पड़ी, जिसने बाद में स्वतंत्र भारत के नगरीकरण को दिशा दी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निर्जातीय समूह से आप क्या समझते हैं, आपको चर्चा करनी है। निर्जातीय समूह यानी कि जो भी आपके एथनिक ग्रुप्स होते हैं, वो समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह किसी ऐसे समूह को दर्शाता है जिसके सदस्य समान सांस्कृतिक विशेषताओं, परंपराओं, मान्यताओं और पूर्वजों की पहचान को साझा करते हैं। ठीक है, जिनकी जो पहचान है ना वो साझा होती है, उनकी मान्यताएं, परंपराएं सब कुछ क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो निर्जातीय समूह समाज में एक विशेष पहचान बनाते हैं और उन्हें अन्य समूहों से जो उन्हें अलग करती है। इसकी परिभाषा एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से सुनना। क्या कि निर्जातीय समूह वह सामाजिक समूह है जिसके लोग एक समान वंश, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास और कई बार धर्म को साझा करते हैं। साधारण शब्दों में उन लोगों का समूह है जो अपने को एक समान संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ मानते हैं। अब हम यहाँ पे निर्जातीय समूह की मुख्य विशेषताओं को समझेंगे। तो इनका वंश साझा होता है, समान इनकी संस्कृति, भाषा की समानता हमें देखने के लिए मिलती है कि इनकी भाषा सेम होती है। इनकी सामूहिक पहचान मतलब ये एक दूसरे को अपनी पहचान पे गर्व करते हैं, और समूह की निरंतरता यानी कि यह पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी भी चली आ रही होती है। उदाहरण की बात करें तो जैसे राजपूत, गुर्जर, भील जो भी आपकी जनजातियां हैं विश्व में, हम कुर्द, मासी, तिब्बती देखते हैं, तो वो आपके निर्जातीय समूह है। इनका इतना महत्व क्यों है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? तो देखो, ये कहीं पे भी सांस्कृतिक विविधता बना के रखने का काम करते हैं, समाज में एकता और सहयोग करते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में एकजुट होकर रहते हैं। और परंपराओं का संरक्षण अगर हम करेंगे इनका, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब ये परंपराओं को सुरक्षित रखते हैं। उपसंहार में आप बता देंगे कि निर्जातीय समूह समाज में सांस्कृतिक विविधता का आधार है। उनकी अलग पहचान, संस्कृति और इतिहास होता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। समाज के संतुलित और समृद्ध विकास के लिए सभी निर्जातीय समूहों को समान सम्मान और अधिकार देना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको यूज करने हैं, आप एक अच्छा परफेक्ट आंसर क्रिएट कर सकते हैं इन पॉइंट्स का यूज करके। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामों पर महात्मा गांधी के विचार बताइए, कि भारत में जो भी गांव वगैरह थे उस पर महात्मा गांधी के क्या विचार हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीय ग्रामों को देश की रीढ़ और सच्ची शक्ति माना। उनके अनुसार भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, इसलिए यदि देश को सशक्त और समृद्ध बनाना है तो गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित करना आवश्यक है। तो महात्मा गांधी ना गांव को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो गांव होते हैं ना कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश की रीढ़ होते हैं गांव, और गांव में हमें सच्ची शक्ति जो होता है ना, आप उसको एक सच्ची शक्ति मानते हो। उनके अनुसार भारत की आत्मा जो है उसके गाँवों में है, ठीक है। तो वो पहले गाँव के विकास को करने की ज़्यादा मतलब गाँव के विकास को करने पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब उनका एक सिद्धांत है ग्राम स्वराज्य का सिद्धांत, ठीक है। तो गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की, जिसका मतलब था हर गांव अपने फैसले खुद लेगा, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करेगा और बाहर किसी पे भी निर्भर नहीं रहेगा। तो गांव अपने आप में क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर गांव आत्मनिर्भर रहेंगे तो हर एक गांव में एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पे उन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो उनके गांव के अंदर ही पूरी हो जाएंगी। गांव से कहीं भी बाहर नौकरी की तलाश में उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, अगर हर कोई छोटे छोटे काम शुरू करता है तो। शिक्षा और स्वच्छता पर वो जोर देते थे। तो गांधी जी ने गाँवों में नैतिक शिक्षा, कार्य आधारित शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने की बात कही। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने गांव और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाए। स्वच्छता को उन्होंने स्वास्थ्य और चरित्र सुधार दोनों के लिए जरूरी माना। वे साफ पानी, साफ सड़कें, स्वच्छ शौचालय और स्वच्छ वातावरण पर बहुत जोर दिया करते थे। अहिंसा और सहयोग करते थे कि जाति का भेदभाव ना हो, सभी को मान सम्मान मिले, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, आपसी सहयोग और भाईचारे का वातावरण हो। इन सभी चीज़ों को वो बढ़ावा देते थे। गांधी जी बड़े शहरों और केंद्रीकृत शासन के बजाय गांवों में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे, कि जो मेन जो सत्ता है, मेन जो पावर है वो कहाँ होनी चाहिए गाइज, गांवों में होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा ही बेहतर तरीके से किया
जा सकता है। और आधुनिकता के साथ संतुलन हो, मतलब आपके पास मशीनें हो, आधुनिक तकनीकें भी हों, वो उसको पूरी तरह से विरोधी नहीं थे, ठीक है, वो मशीनों का और आधुनिक तकनीकों के पूरी तरह से खिलाफ नहीं थे, बट वो ऐसी तकनीक चाहते थे जो मानव को बेरोजगार ना करे, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो आपको रोजगार दे, उसके सारे के सारे जो प्रभाव हैं वो सकारात्मक हो, कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े हमारे पर्यावरण पे, हमारे ग्रामीण जीवन पे। तो उनके अनुसार विकास का मतलब केवल बड़ी मशीनें और उद्योग नहीं, बल्कि मनुष्य की भलाई और सामाजिक संतुलन है, ठीक है, क्या है, मनुष्य की भलाई और सामाजिक संतुलन, यही उनके हिसाब से सच्चा विकास है। तो गांधी जी के अनुसार भारतीय गांव देश की प्रगति का आधार है। उनका सपना था कि भारत ऐसे लाखों गांवों का देश बने जो आत्मनिर्भर हो, स्वच्छ हो, शिक्षित हो, मतलब कि गांव अपने आप में आत्मनिर्भर रहने की वो बात कहते हैं, शिक्षित हो गांव। आज भी जब ग्रामीण विकास की बात होती है तो गांधी जी के विचार हमारे लिए मार्गदर्शक रूप में सामने आते हैं। उनके ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत आधुनिक भारत की नीतियों में भी प्रेरणा का काम करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे क्वेश्चंस विद आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके।